अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड के हवाले से। देखने में ये आपको थोड़े से मुश्किल टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए ये सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। असल में आप फार्मूलों की भीड़ में जो है ना समझ नहीं आ रहा आपको कि मैं ये किस तरीके से करूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म तो मैंने आपको बता दिया था, जिसके अंदर हमने सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, ठीक है ना, और सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म के बारे में आपको पढ़ाया था। अब हमारी बात यहाँ पर जो होती है ना वो है सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड के अंदर देखें, जब हम पिरामिड के बारे में बात कर चुके हैं तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि भाई इसमें 3 ट्रायंगल्स होते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पर ना एक फ़िगर बनाई है। अगर आप इस फिगर को समझ जाएंगे ना तो फिर आपके लिए सरफेस एरिया निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है और इस डायग्राम में मैंने लोकेशन बता दी कि देखो ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाता है एरिया ऑफ द बेस, जिसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, बी से। अब आपको ये निकालना आना चाहिए। फिगर के अंदर आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, लेकिन एरिया ऑफ द बेस किसी सवाल में तो गिवन होगा, लेकिन किसी सवाल में अगर गिवन नहीं है तो आपको खुद निकालना होगा। तो उसको हम यहाँ पर आपको टेक्निक सिखाएंगे कि देखो एरिया ऑफ बेस इस तरह से निकाला जाता है। इसके बाद देखिए ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है पैरामीटर ऑफ द बेस, जिसको हम पी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये स्लांट हाइट है हमारी, जिसको हमने एल से जाहिर किया है। तो डायग्राम को गौर से देखेंगे तो डायग्राम के दूसरी तरफ एक और डायग्राम, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम इस डायग्राम के हवाले से बात करते हैं। तो आप ये देखिए, जब कभी भी आपको एरिया निकालना हो, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बेस, सही है, जब आपको एरिया ऑफ द बेस निकालना हो, यानी क्या निकालना हो, बी, तो आपने कुछ भी नहीं करना, सही है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल इसका जो फॉर्मूला होता है कि बेस निकालने की क्या टेक्निक होती है, एस का स्क्वायर। जो भी आपका जो बेस होगा ना, ठीक है ना, आप उसका क्या, आपको अगर एरिया ऑफ द बेस निकालना है तो आप क्या करें कि जो आपके पास साइड है उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ द बेस निकल जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास एक फार्मूला है जो आपको जहन में बिठाना है। जब आपके पास अभी सवाल आएंगे तो आपको बखूबी अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। किसी किसी सवाल में ये गिवन होगा और किसी किसी सवाल में ये गिवन नहीं भी होगा। इसके बाद टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ द बेस। पैरामीटर ऑफ द बेस निकालने के, पैरामीटर आप शुरू से पढ़ते आए हो कि आपको याद होगा जब हम पैरामीटर निकालते थे, ये देखें ट्रायंगल इसी तरह का होता है, ए बी सी, 3 साइड्स होते हैं इसके, ठीक है ना। तो जब हम पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते थे तो इसका फॉर्मूला होता था ए प्लस बी प्लस सी, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको ये जब डायग्राम आपके पास आती है ना तो आप परेशान हो रहे होते हो कि इसमें मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ कि आपने देखा कि हाँ भाई डायग्राम आइडेंटिफाई कर लिया और आप देख रहे हो भाई मुझे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आप सिंपल कुछ नहीं करो, आपने देखा साइड गिवन है, उनको तीनों को प्लस करो तो आपके पास पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारा बराबर होता है किसके, इज इक्वल टू 4s। 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, साइड से जो गिवन है, आपकी बेस साइड जो गिवन है, तो आपके पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, सही है, फाइंड द, बुक अपने सामने रखिएगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन पिरामिड। सही है, बुक में आपके पास डायग्राम गिवन है, बुक सामने रखिएगा। बुक सामने रखेंगे तो वो अब आपसे कह रहा है आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना। पहली बात तो ये आपको फार्मूला पता हो, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है बी, यानी एरिया ऑफ बेस प्लस 1/2 पैरामीटर इंटू एल, ठीक है ना। स्लांट लेंथ को जो है वो एल से जाहिर किया गया है, ये सवाल में आप बखूबी पहचान सकते हैं। अब अगर आपके पास डायग्राम गिवन है तो आप देखिएगा उसके अंदर जो आपके पास साइड गिवन है वो दिया हुआ है 4, सही है ना। तो हमारे पास एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला क्या होता है, एस का स्क्वायर, जो भी साइड गिवन है 4 गिवन है तो 4 का आप स्क्वायर कर दो,
ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 है। आप चाहो तो ये डायरेक्ट कर लो, 4 4 ज़ा 16 कर लो, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। 1/2। अब देखो यहाँ पर पैरामीटर निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम पैरामीटर निकालेंगे तो मैंने अभी आपको बता दिया ना कि यहाँ पर आप शेप देख के अब देखो यहाँ पर ये वाली शेप नहीं आ रही जो हम सबको प्लस करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 4 ज़ा 16, यानी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही है बात समझ में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इससे जाहिर है कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला तो ये हो गया 16, ठीक है ना। और लेंथ हमारे पास क्या गिवन है सवाल के अंदर, आप देखिएगा स्लांट लेंथ दी हुई है 9, ठीक है। इस तरह से आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये जो हमारे पास 16 आएगा ना, ये इस तरह से आएगा कि आपके पास एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है 4। बेस मैंने आपको बता दिया ना क्या चीज़ होती है। तो एरिया ऑफ द बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी चीज़ गिवन है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 गिवन है यहाँ पर एरिया ऑफ द बेस, तो आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1/2, 4 4 ज़ा 16, 9। अब जो कैंसिल हो रहा है काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो सरफेस एरिया हमारे पास बराबर हुआ 16 प्लस 72। 8 को 9 से करेंगे तो सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल्स टू 88, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, यानी ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है जो इस तरह से डिस्क्राइब हुआ। डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है, बराए मेहरबानी बुक की डायग्राम को सामने रखकर सॉल्व कीजिएगा। मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी ना तो फिर आपको लिए क्वेश्चन को समझना और ये देखना कि भाई ये वैल्यू कहाँ से आई है। तो ये वैल्यू इस तरह से आई है सिंप्लीफाई होके कि एरिया ऑफ द बेस निकालने के लिए हमेशा जो भी साइड है जो बेस है आपकी उसका स्क्वायर कर दीजिए आप। तो ये आपके पास आ गया 16। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 आ जाता, ठीक है। जो भी बेस है आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो एरिया ऑफ द बेस आपके पास निकल जाएगा। फिर यहाँ देखिए पैरामीटर देखें तो यहाँ पर पैरामीटर हमने किस तरह से निकाला है कि 4 को उसकी साइड से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 ज़ा 16 आ गया। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो कहते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ये सवाल को सिंप्लीफाइड किया जा रहा है जिस हद तक भी सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है ना। तो ये कैंसिल किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 8 9 72, 72 में 16 प्लस किया तो आपके पास आ गया सरफेस एरिया 88। अब आपने इसका जो गॉट इट है, गॉट इट का ए पार्ट, दिस इज़ योर होमवर्क, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से होगा जिसके अंदर इन्होंने आपको जो स्लांट लेंथ दी हुई है वो 9 इंचेस दी हुई है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से आपके पास जो देख लीजिएगा गॉट इट ए के अंदर, क्योंकि मेरे पास अभी आपका क्लियर इमेज शो नहीं हो रहा। बहरहाल ये जो गॉट इट ए है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 को फॉलो करेगा। तो आप ये देख कर काम कीजिएगा कि भाई मुझे किस तरीके से टीचर ने बताया और किस तरीके से मुझे निकालना है। डायग्राम को समझकर मैंने देखिए शेप्स भी आपको प्रोमिनेंट कर दी हैं। आप शेप से भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना, तो मैंने आपको देखिए शेप्स भी आपको आइडेंटिफाई कर दी है, ठीक है ना। तो फिर अगर आप शेप समझ जाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पर प्लस करना है, क्योंकि देखिए आगे जो मैं आपको एग्जाम्पल कराने वाली हूँ ना, ठीक है ना, वो हमारे पास दूसरी स्ट्रेटजी पे बेस है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया of the pyramid with the base area। अब देखें यहाँ इन्होंने बेस एरिया दे दिया, बेस एरिया ऑफ 111 स्क्वायर मीटर, इन्होंने खुद ही बेस एरिया दे दिया है, सही है। यानी आपको इसमें बेस एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने खुद दे दिया। अब जैसे लुक एट द डायग्राम, जो डायग्राम इन्होंने सिंप्लीफाई दी है, ठीक है ना, बुक में आपके पास मौजूद है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करके बता सकूँ डायग्राम को, ठीक है ना। ये आपके पास इसकी जो लेंथ है एल मेरे ख्याल से 20 मीटर है, ये आपके पास 16 है, ये भी आपके पास 16 है, ठीक है, और ये भी आपके पास 16 है। तो अगर अब आप गौर करें ना, अगर आप गौर करें तो इस डायग्राम को देखें और जो मैंने आपको ट्रायंगल बनवाया ना आपको वो देखिए, देखें ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है, समझ रहे हैं बात को, ट्रायंगल बन रहा है ये। तो अब यहाँ पर भी जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे
तो वो क्या है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू बी प्लस 1/2 पी एल, ये फार्मूला है ना हमारा। तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, अब इन्होंने यहाँ पे एरिया ऑफ बेस दे दिया है, क्या दिया है, 111 खुद ही दे दिया है 1/2। अब देखें यहाँ पर जब हम बात करेंगे पैरामीटर, तो अब आप ये देखो ये शेप आ रही है, तो ये 3 3 दी हुई, ये ए बी और सी, सही है। तो क्या हो जाएगा 16, या सिंपल यहाँ पर कर लो ताकि जो है आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। 16 + 16 + 16 कितने हो गए, 48 हो गए। यहाँ पर 16 16 32 और 16 16 से 6 6 12 और 1 2 और 1 3, फिर 32 के अंदर 16 प्लस करो 6 2 8, 48 हो गए, सही है। इस तरह से मैंने ये 48 निकाला है, यानी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल 48 आ गया। मैंने कहा ना अगली जो एग्जांपल है उसमें हम ये अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद इसकी जो लेंथ इन्होंने दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 20। अब जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 111 प्लस, अब आप 24 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से देखें, 24 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आपके पास आ गया इसका आंसर 480। अब 480 के अंदर आप 111 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 591। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से बताने का जो मकसद है ना एक्चुअली, वो आपको ये है कि आपने सवाल के अंदर किस तरह से चीज़ों को लिखना है। अब आप ये मुझसे पूछ सकते थे ना कि टीचर किसी सवाल में तो हम पैरामीटर जो है ना स्क्वायर करके निकाल लें, किसी सवाल में हम प्लस कर रहे हैं, तो भाई इस डायग्राम में हम प्लस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि देखें यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। तो जब ट्राइंगल बन रहा है तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है कि आप तीनों साइड, ट्राइंगल की तीनों साइड को आप प्लस कर दो, तो ये आपके पास इसका पैरामीटर आ गया। इससे पहले वाली एग्जांपल के अंदर प्लस नहीं हो रहा था, हम उसके अंदर क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना, 4 को उसकी बेस साइड से, तो वहाँ पर आ गया तो वो 4 4 ज़ा 16। तो कहने का मतलब ये है कि सवालों की स्ट्रेटजी को अगर आप समझेंगे ना तो सवालात करना आपको बहुत आसान लगेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लोगे कि यार ये अचानक से यहाँ पे ये हो रहा है, या रट्टा नहीं लगाए, कॉन्सेप्ट को समझें, डायग्राम को समझें, और डायग्राम को समझने के बाद ये देखें कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ लग सकती है, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको सवाल बताए ना, ये आप बुक में नहीं देखा करें, खाली से सिर्फ देख लिया और ये मुझे आ गया, आप ये करेंगे। मैं आपको बार बार तंबीह कर रही हूँ मोहम्मद रे कि आप ये करेंगे। अगर आप इसके ऊपर मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे ना तो मैं उठा के आपको एक एक सवाल को भी 10 दफ़ा करने को दे दूँगी। अभी मैं सिर्फ आपसे इतनी सी बात कर रही हूँ कि ये जो बुक की एग्जाम्पल्स हैं जो मैं ख़ुद करवाती हूँ समझा के, कि वहाँ तो डायरेक्ट उसमें काम हुआ होता है, लेकिन आप समझोगे कैसे कि भाई यहाँ क्यों लग रहा है। तो ये आपने कॉपी पे करना है, मतलब करना है। तो टोटल मिला के इस वक्त मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एक गॉट इट ए पार्ट दिया है। कोई आपको इतना सारा काम नहीं दे रही मैं, ठीक है ना। तो आप टाइमली, ये मेरा इशू नहीं होता कि आपने मुझे वर्क सेंड नहीं किया, मुझे काम चाहिए होता है। मुझे ये ज़रूरत नहीं पेश आना चाहिए कि मोहम्मद ने वेयर आर योर वर्क्स, कि कहाँ है आपके काम। मुझे नहीं मैसेज की ज़रूरत पड़ना चाहिए। आपकी ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप काम करें, और काम करने के बाद तरीके से वो टीचर को सेंड करें ताकि मैं देख सकूं कि वाकई आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये अब इस पर आप काम करना शुरू कर दें। आप खुद कह रहे हैं कि टीचर ये थोड़े से जो है ना मुश्किल है, मुश्किल चीज़ को आसान करना तो है, पेपर में आपके आएगा, तो आप उसे आसान लेके चलोगे, तरीके से लेके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेंगे। और अगर आप जल्दबाजी में रहोगे, सारी चीज़ें इकट्ठे कर लोगे ना अपने दिमाग के अंदर, तो आप वही होगे, ऐसे ही उड़ोगे जैसे अभी उड़ रहे। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें। और ये मुझे तीनों, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और गॉट इट ए पार्ट, ये मुझे साफ़ सुथरे अंदाज में ना, जैसे आपके पास वीडियो आती है, जिस वक्त आप रिलैक्स है, उसको तरीके से सुने, उसको व्यू करें, और फिर मैं आपसे शॉर्ट लाइव लूँगी और मैं आपसे पूछूंगी कि भाई आप मुझे बताएं इसमें आपको समझ आया या नहीं समझ आया। और मैं अपने पास से भी कोई सवाल कर सकती हूँ जो मैंने आपसे वीडियो में बात की है। तो लिहाजा वीडियो को देखते वक्त आपकी भरपूर तवज्जो, उस वक्त बैठ के देखें जब आपकी तवज्जो हो, जब आपका ध्यान किसी चीज़ में ना हो। अगर किसी चीज़ में आपका ध्यान है तो पहले आप वो सारे काम कर लें, इसके बाद बैठिएगा इसको लेकर। तो आप ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि टॉपिक ऐसे जो सरसरी नहीं है, एक एक चीज़, एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए, वरना आप परेशान होंगे कि यहाँ पे ये क्यों हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ प्लस क्यों हो रहा है। तो ये सारी रीज़न्स भी मैंने आपको बता दी इसके अंदर, ठीक है। होपफुली आप टीचर की बात को समझेंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे,
ताकि आपके रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर से बेहतर आ सके और आखिर में आप परेशान ना हो। जज़ाकल्लाह।